सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। फातेह अल-कुद्स सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन पर एक बहुत बड़ा ड्रामा बनाया जा रहा है। इसके लिए 150 एकड़ रकबे पर इस्तांबुल के करीब एक नया शहर बनाया जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब अर्तुगरुल गाजी आया तो लोग हैरान रह गए, दुनिया हैरान रह गई। अब जो ड्रामा बन रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का भी हिस्सा है। पाकिस्तान से लोग, फनकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होंगे। इसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के एक और फनकार की स्टोरी भी है। उनका नाम है उमर शरीफ। बहुत सख्त बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, और आज से चंद रोज़ पहले पूरी कौम बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके घर वाले अपील कर रहे थे और इमदाद की रिक्वेस्ट हो रही थी, किसी तरीके से बाहर ले जाया जाए। उनकी अहलिया बात कर रही थी, बहुत सारे फ़नकार बात कर रहे थे, और हल नहीं निकल रहा था। आखिरकार फिर वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब ने एक्शन लिया, और बहुत अच्छी बात है कि सिंध की हुकूमत ने भी एक्शन लिया, और फाइनली ये ऐलान हो गया कि उनको बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा, अमेरिका भिजवाया जाएगा, जहां उनका इलाज होगा। अब उमर शरीफ साहब को बीमारी है क्या? वो जा रहे हैं, इलाज होगा अमेरिका में, जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल के अंदर होगा। और इन सारी सूरत हाल में जो उमर शरीफ साहब की मर्ज से मुताल्लिक है, बहुत सारे सवालात हैं जिसके सही जवाब नहीं हैं, और हर आदमी तुक्का लगा रहा है। इसके सही जवाब जिनके पास हैं, जो ये सारे ऑपरेशन, सारे इस प्रोसीजर को लीड करेंगे, डील करेंगे, पाकिस्तानी हैं। बड़े एजाज़ की बात है, मैं उनसे कई दफ़ा अमेरिका में भी मिला हूँ, पाकिस्तान में भी मिला हूँ। जब भी कोई मामला होता है वो पेश होते हैं, फ़ौरन सामने आ जाते हैं। लोग उनको अमूमन उनका तारुफ करवाते हैं कि पाकिस्तान की सुपरस्टार रीमा खान के हस्बैंड हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका तारुफ अब ये होना चाहिए कि रीमा खान उनकी अहलिया हैं। डॉक्टर तारिक शहाब साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल। मैंने असल में तारुफ हमेशा आपका यही होता था कि रीमा साहिबा के हस्बैंड हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस कैलिबर के आप डॉक्टर हैं और जिस तरह अमेरिका में आपको माना जाता है, और ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर आपने खुद से अपनाया है कि मैं ये पेशेंट को डील करूंगा, उमर शरीफ को डील करूंगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे सवाल यही कर लेता हूं कि लोग यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इनको ये मसला है, इनको ये मसला, और किसी को सही चीज़ नहीं मालूम। उमर शरीफ को मामला है क्या, उनका मसला है क्या, डॉक्टर तारिक? जी फैसल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये लास्ट वीक की बात है कि मुझे एक कॉल आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि आपकी हेल्प चाहिए डॉक्टर साहब। तो मैंने उनसे पूछा क्या हेल्प चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उमर शरीफ साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उस सिलसिले में आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप बताएं। तो मैंने बोला अगर आप राज़ी हो तो मैं उनकी वाइफ मिसेस ज़रीन उमर शरीफ से बात कराता। तो उसी वक्त उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल लगा दी। तो फिर मिसेस ज़रीन उमर ने मुझे बताया कि उमर जो है वो आखिर हॉस्पिटल में एडमिटेड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ, और उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका ब्लड लीक कर रहा है और उनके पास सिर्फ 14 दिन है और इसमें कुछ करना है, और यहाँ तो नहीं हो सकता, अमेरिका में एक प्रोसीजर है, इनको वहाँ ले जाना होगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे ऐसा करें कि रिपोर्ट्स भेजें ताकि मेरी समझ में आए। ठीक है। तो उन्होंने फौरन जो है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है मुझे भेज दी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि उनको क्या मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो आम जबान में डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं कि ब्लड लीक हो रहा है, लेकिन वो लीक नहीं हो रहा है, वो कहीं बाहर नहीं जाता। उसको हम लोग जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कहते हैं। जो लेफ्ट साइड पे जो हार्ट के वाल्व होता है बिटवीन द अपर एंड द लोअर चैम्बर, वो खुलता है, बनता है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लंग्स से लेके उस चैम्बर से फिर नीचे चैम्बर में आती है, वहां से हार्ट पंप करता है, वो ब्लड जो है वो फिर आगे बॉडी में जाता है। ठीक है। तो जब उनका वाल्व जो उनका खुलता बनता है, तो वो वाल्व जो है वो कमजोर हो गया है और वो पूरी तरह से बंद नहीं होता है। तो उसकी वजह से ब्लड जो है, आधा से ज्यादा ब्लड सामने जाने के बजाय वो पीछे फिर दोबारा लंग्स में चला जाता है, और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वाल्व उठा दूं यहाँ पे। अच्छा, ये माइट्रल वाल्व, इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये वाल्व खुलता बंद करता है। ये अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है, ये लोअर चैम्बर है। तो ये वाल्व जो है पूरी तरह से बंद नहीं होता, तो ब्लड वापस लंग्स में चला जाता है। तो अब इस सिलसिले में
मैंने उनके वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनसे भी बात की, डॉक्टर यावर सईद शाह खान ने। तो अब उमर ट्रेडिशनली जो है वो ये होता है कि इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करके उसको रिपेयर कर दिया जाता है वैल्व को, ताकि वैल्व जो है वो फिर बंद हो सके। ठीक है। लेकिन चूंकि उमर साहब की पहले एक बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है और उनकी किडनी भी कमजोर है, तो उनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो काफी रिस्की होगी और जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए जो है ये ऑल्टरनेटिव एक और प्रोसीजर जो बहुत ही नया प्रोसीजर है और बहुत कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इधर अमेरिका में भी वो बहुत चंद सेंटरों में हो रहा है। तो वो जो है प्रोसीजर ऑल्टरनेटिव है, जिसमें हम ये करते हैं कि जिस तरह से स्टेंट लगाते हैं तो ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, शरीयान के अंदर से जाके हार्ट की ब्लॉकेज में स्टेंट लगाते हैं, इसी तरह शरीयान से अंदर से जाके वो माइट्रल वाल्व की जो लीफलेट्स जो लूज हो गई है उनको आपस में जोड़ देते हैं, क्लिपिंग कर देते हैं। जी डॉक्टर तारिक, ये जो प्रोसीजर है दूसरा जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होनी, वो दूसरा प्रोसीजर क्या है? जी फैसल, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फिर जब ये बात हुई तो सबसे पहले जो है दो मसले थे हमारे पास, जैसे कि आपने भी बताया। एक तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका का वीज़ा चाहिए होगा, और दूसरा मेरी तरफ से ये तजवीज़ थी कि वो एयर एम्बुलेंस में आए। तो पहली वीज़े के लिए फिर मैंने यूएस एम्बेसडर को एक लेटर लिखा कि उनको फौरी तौर पे उनकी और उनकी फैमिली को वीज़ा दिया जाए। और जैसा कि आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मुझसे कांटेक्ट किया, पूछा, उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट ने भी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह कल उनका वीज़ा जो है वो लग गया है। तो दैट वाज स्टेप वो हो गया। दूसरा जो है सबसे बड़ा स्टेप था कि उनको एयर एम्बुलेंस में लाया जाए, मैंने कहा था। तो एयर एम्बुलेंस इज ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव और ये बड़ी फिक्र थी कि किस तरह से होगा, क्या होगा। लेकिन फाइनली जो है सिंध गवर्नमेंट ने स्टेप अप किया और उन्होंने जो है मनी सैंक्शन कर दिया ताकि वो एयर एम्बुलेंस से आ सके। उसके बाद भी वहाँ पे लोगों ने पूछा कि भाई वो जो है प्राइवेट कमर्शियल फ्लाइट से चले जाए, लेकिन मेरा ये मशवरा था कि नहीं, वो एयर एम्बुलेंस से आए, इसलिए कि उनको काफ़ी रिस्क है। सही है। कमर्शियल फ्लाइट्स में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उनकी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो नहीं हैंडल कर सकेंगे। तो मैंने डॉक्टर यावर से भी बात करके आगा खान की पूरी उनकी सिचुएशन को असेस किया और हम उन्होंने इस बात पे एग्रीमेंट किया कि उनको एयर एम्बुलेंस ही से जाना चाहिए। बेहतरीन। अब जब जैसे ही वो यहाँ आएंगे 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह, तो फिर जो है उनको हम स्ट्रेट जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। और एडमिट करने के बाद उनका जो है वो फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ मुआयना करेंगे यहाँ की टीम के साथ, और उसके बाद उनका ये प्रोसीजर करेंगे। तो उसमें जो है प्रोसीजर जो है वो एक बार हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है फिर वो 1-2 हफ्ता लगेगा उनको सेहत। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताएं कि ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होनी, उनका जो है वो जो प्रोसीजर होना है उसको क्या कहते हैं, क्या प्रोसीजर होना है उनका? तो प्रोसीजर को कहते हैं माइट्रल वाल्व क्लिपिंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, वो अंदर से जाके वाल्व को, दोनों वाल्व जो लूज हो गया उनको साथ क्लिप कर देना है। और वो बहुत कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। उसमें 4 फिजिशियन टीम होती है, यानी 2 कार्डियोलॉजिस्ट है, 1 कार्डियक सर्जन है और एक बड़ा एक्सपीरियंस एकोकार्डियोग्राफर होते हैं जो कि अंदर से हार्ट की पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो 4 तो फिजिशियन होते हैं, वरना मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कहा कि ऐसा मुमकिन होता कि हम वहाँ आके प्रोसीजर कर देते, तो हम वहाँ आके करते। लेकिन चूंकि पूरी टीम चाहिए, उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो वहाँ हो सके, इसीलिए उनको लाना यहाँ पे जरूर। डॉक्टर साहब, टोटल टीम कितनी है आपकी? आप जो लीड कर रहे हैं, आपके साथ जो टोटल टीम होगी, उमर शरीफ साहब को ऑपरेट करेगी, टीम टोटल कितने लोगों की है, कितने स्टाफ? 4 तो उसमें फिजिशियंस होंगे, जैसे कि मैंने बताया, 1 कार्डियक सर्जन होंगे, 2 कार्डियोलॉजिस्ट होंगे और 1 एकोकार्डियोग्राफर होंगे। इसके अलावा जो है वो नर्स होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं। तो ये जो है पूरी टीम और जो कंट्रोल रूम है, तो सब मिला के 8-10 लोग होंगे उस वक्त जब ये प्रोसीजर किया जाएगा। अच्छा, अब अंदाजन ये प्रोसीजर कितना ड्यूरेशन का होगा? आपने बताया कि 2-3 दिन के बाद अगर ये होता है, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा? जी हाँ, वो जो है पहले सब टेस्ट करके असेस करके कि जो है इनका प्रोसीजर बिल्कुल सही होगा, इससे इनको फ़ायदा होगा। होपफुली जो है इससे उनको अगर सेहतयाबी हो जाती है तो ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि बहुत रिस्की होगी। अच्छा। प्रोसीजर इटसेल्फ है वो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे उस प्रोसीजर करने में। उसके बाद 1-2 दिन की इनकी इमीडिएट रिकवरी होगी, लेकिन चूंकि इनकी किडनी भी कमज़ोर है और इनको डायबिटीज़ भी है, तो इनको कुछ अरसा लगेगा फुल रिकवरी में। और अभी मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों से ये चल फिर रहे नहीं है,
तो इनको रिहैबिलिटेशन के लिए फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये सारी करवानी होगी यहाँ पे, तो उसमें कुछ और टाइम लगेगा। 3-4 महीने लग जाएंगे इनको बाकायदा सेहतमंद इंशाल्लाह होने में। उमर शरीफ को 3-4 माह लगेंगे जी। 6 से 8 हफ्ते तो लग सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। अच्छा, अगर सब चीज एज प्लान जाए तो। अच्छा, एक और चीज़ है, वो पिछले कुछ अरसे से उमर शरीफ साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो उनके वो अल्फाज समझ नहीं आते। वो क्या किडनी की वजह से, शुगर की वजह से, या हार्ट की वजह से, या किस वजह से उनके बोलने में रुकावट है? वो कुछ डॉक्टर साहब बता सकते हैं इस बार? जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसा आपने भी कहा, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये मौका दिया ताकि पूरे लोगों को ये पता चल सके, वरना हर किस्म की र्यूमर उड़ती रहती है कि भाई उनको कैंसर हो गया, किसी ने कहा तो उनको तो मेमोरी है और ये हो गया है, डिमेंशिया हो गया है, फला हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं। उनका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो हार्ट की कंडीशन है, उनको डायबिटीज है और किडनी उनकी कमजोर है। जब किडनी इंसान की कमजोर होती है और जब उसको हम लोग यूरीमिया कहते हैं, यानी आपका यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन के हालात होते हैं। तो इंसान उस कंफ्यूजन में थोड़ी सी मेमोरी भी उसकी वो हो सकती है, किसी वक्त उसकी जो है वो इतना, जिसको आप कहते हैं कि अलर्टनेस लेवल लो भी हो सकती है। तो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार जब यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मलाइज हो जाता है तो पेशेंट जो है बैक टू नॉर्मल आ जाता है, वो कोई परमानेंट जो है डैमेज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ये देख सकेंगे उमर शरीफ परफॉर्म कर रहे होंगे किसी स्टेज के ऊपर, हम ये देख पाएंगे किसी टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम की कंपेयरिंग कर रहे होंगे, और उसी तरह पाकिस्तानियों को और सारी दुनिया के अंदर जो उनके चाहने वाले उन सबको हंसा रहे होंगे। जी, हमारी उम्मीद तो यही है, लेकिन मेरी आपसे और पूरी कौम से ये दरख्वास्त है कि उनके सेहत के लिए दुआ करें, इस चीज़ के लिए दुआ करें कि ये प्रोसीजर उनका कामयाब हो जाए। उसके बाद जो है ऑब्वियसली उनका जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि किडनी की कमज़ोरी है, ये डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल करना है, तो फिर ही वुड बिकम मच मोर फंक्शनल, और वो जो चाहे कर सकते हैं। जो पेशेंट्स जिनकी किडनी ख़राब भी होती है वो भी स्टिल दे कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ा सा हटकर सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अमूमन गुफ्तगू ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर हर तरह का इलाज हो सकता है। कराची में बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर में हॉस्पिटल्स हैं, इमरान खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया हुआ है, लोगों को यहीं इलाज करवाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों जा रहे हैं, और बहुत तनकीद होती है। ये जो उमर शरीफ साहब का केस है, इसके अंदर जब आपने गुफ्तगू की, आपके तवज्जुह से भी और जो माहिरीन थे उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है इनका बाहर ले जाना। आगा खान हॉस्पिटल के रिकमेंडेशन इस तरह की आ गई। पाकिस्तान में वाकई सेहत की सहूलियात ऐसी नहीं है कि जहां इस तरह के अमराज का इलाज हो सके? नहीं, ये बात नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं, और बहुत एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ अमेरिका में भी इस वक्त, चूंकि ये बहुत ही नया प्रोसीजर है, अमेरिका में भी ये हर जगह और छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे ये प्रोसीजर हो तो उनको दूसरे स्टेट से, दूसरे शहरों से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ अमेरिका के अंदर भी कॉमन है, तो इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ लैकिंग है। पाकिस्तान में माशाल्लाह जो है बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और बहुत अच्छे सेंटर्स भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं बताता चलूँ कि जब उमर शरीफ की तबीयत ख़राब हुई तो ये नहीं था कि यहाँ इधर से किसी ने उनको अप्रोच किया, ये पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने डिसाइड किया और उनकी फैमिली को बताया कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती है, इनको अमेरिका ले जाए। तभी उनकी फैमिली ने जो है हमें कांटेक्ट किया और उसके बाद मेरी से भी बात की और फिर हमने ये फैसला किया। और अगर पॉसिबल होता कि पाकिस्तान के अंदर आके कर देते तो जैसे कि मैंने पहले बताया, तो वहाँ आके भी कर देते। डॉक्टर साहब, मैं अब जरा उमर शरीफ साहब के केस से जरा सा हट के अपनी हेल्थ की जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, चूंकि आप बार बार इस पाकिस्तान आते हैं और वहाँ पर भी बहुत ही मुतहर्रिक हैं, किसी भी मामले के अंदर हो, मामला जब कोविड वाला मामला था आपने यहाँ के कैंपेन चलाई, बोल के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, सोशल मीडिया के ऊपर आपने कैंपेन अवेयरनेस की लॉन्च की अपनी अहलिया के साथ, बहुत पॉपुलर हुई। अमेरिका के अंदर अपना के साथ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैं आपकी सारी जो एक्सपर्टीज़ है उससे पाकिस्तानी कौम को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उमर शरीफ ऐसी शख्सियत है कि सब फोकस्ड हैं, लेकिन साथ साथ हम हेल्थ के शोबे को भी चाहते हैं कि वो तरक्की करे। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये जो कोविड की वजह से हेल्थ के शोबे को एक एडवांटेज हासिल हुआ है, हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर पैसा लगा है, कोविड टेस्ट की वजह से लगा है, वैक्सीनेशन के मामला के अंदर इन्हेंस हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान को किस साइड पर ज़्यादा हेल्थ के शोबे में इन्वेस्ट करना चाहिए डॉक्टर तारिक?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आपने कहा कि मैं पब्लिक को ये कहूँगा कि उनको भी प्रोएक्टिव होना है, और मेरी हमेशा ये मशवरा होता है हमारे पेशेंट्स को भी और पब्लिक एट लार्ज को कि अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि ऐसी सिचुएशन ना डेवलप हो कि जिसमें आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसे हालात हो कि हॉस्पिटल जाना पड़े और उसके बाद जो है आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपको समझ में नहीं आए कि क्या करना है। अगर रेगुलर चेकअप होता रहे तो वो ये चीज़ों को हम बहुत पहले पकड़ सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। मेरे सारे पेशेंट्स जो है बहुत कम जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको पहले से मैं जो हूँ एग्जामिनेशन कर लेता हूँ, उनका टेस्ट कर लेता हूँ, उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, तो वो दे आर लिविंग हेल्दी लाइफ। मेरे पास पेशेंट्स जो हैं, और आपने जैसे कहा कि मैंने पाकिस्तान में भी आरटी प्रोसीजर्स किए हैं और काम किया है, तो यहाँ पे 94 ईयर ओल्ड भी है जिसको मैंने अभी स्टेंट लगाया है, और माशाल्लाह ही इज वॉकिंग। हाँ, 94 तो एज, 94 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें जो है दोनों तरफ से होगा। इसमें जो हेल्थ सेक्टर है और गवर्नमेंट है उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने हेल्थ के मामले में ज़रा प्रोएक्टिव रहें और अपना मुआयना कराते रहें। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है और हेल्थ सेक्टर की बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे सेंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत अच्छे और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी हैं, तो थिंग्स आर अवेलेबल। लेकिन जो है अभी और उसमें मज़ीद चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्फेसिस होना चाहिए कि वो प्राइमरी सेक्टर में जो है, अभी हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, लेकिन प्राइमरी केयर सेंटर्स पे जो है जोर देना चाहिए, ताकि मेजॉरिटी मासेस का जो स्क्रीनिंग हो सके, उनके ब्लड प्रेशर के लिहाज से, उनके कोलेस्ट्रॉल के लिहाज से, उनकी डायबिटीज के लिहाज से। पाकिस्तान के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिक्र यहाँ पे भी है कि साउथ ईस्ट एशियन के जो लोग हैं, पहले हम ये समझते थे कि हार्ट की बीमारियां सिर्फ जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होती है। अब अच्छा, पता चल रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन डिसेंट के लोग, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा होते है। हैं। हम्म, जी, और पाकिस्तान के अंदर भी मैं जब जाता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि यंग लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, तो पब्लिक को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में जो है इन्वॉल्व हो अपनी हेल्थ के लिहाज से, और गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइमरी केयर डॉक्टर्स को फ़रोग़ दें, ताकि प्राइमरी केयर बहुत लेवल अच्छा पे बात। लोग लोग मुआयना हो सके। अपना चेकअप रेगुलर बेसिस पे करवाते रहें, लेकिन बहुत हमारी रिसोर्सेज का मसला है, महंगाई बहुत है। खैर, बहरहाल बहुत अच्छा मशवरा दिया। अब डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, उमर शरीफ साहब के इस प्रोसीजर पे जो आप लीड कर रहे हैं, पैसे तो खर्च होंगे, जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल कोई बिल तो ज़रूर बनाएगा। अब तक जो है वो एम्बुलेंस अरेंज करना, वीज़ा अरेंज करना, पहला और दूसरा मरहला तो हो गया, ये अंदाजन पैसे कितना, बिल कितना बनेगा इस प्रोसीजर के अंदर? जी, पहली बात तो ये कि मैं जो हूँ पार्ट ऑफ द टीम है, ये पूरी टीम की एफर्ट होती है, ये नहीं कि कौन लीड कर रहा नहीं है, मैं लीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसीजर में सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने पूछा है उसका ये है कि बिल्कुल ये हमारा कंसर्न था, और हमारी ये एश्योरेंस थी वहाँ पे भी, पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी, कि पहले स्टेप तो ये था कि उनकी एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो जाए ताकि वो यहाँ आ सके। ठीक है। फॉर्चुनेटली एक तो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एम्बुलेंस के खर्चे के अलावा ज़्यादा जो है मनी वो सैंक्शन किया है। होपफुली सम ऑफ दैट कैन बी यूज्ड। 4.5 करोड़ के करीब है जी। जी, अगर वो काफ़ी नहीं हुआ यहाँ पे ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होंगे, क्लोज टू रफ नंबर दे रहा हूँ, वो बाद में पता चलेगा, जी, बट क्लोज टू $70,000 to $80,000 के खर्चा हो जाएगा हॉस्पिटल का। तो $80 हाँ, यहाँ पे मुझे अमेरिका के अंदर से और पूरे दुनिया से कॉलें आ रही हैं कि लोग बहुत चाहते हैं उमर शरीफ को और उनको मानते हैं, उनके फॉलोअर। वो कह रहे हैं हम क्या करें, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक फंड्स उनके नाम पे इस्टेब्लिश कर देंगे कि जहाँ पे लोग जो उनको हेल्प करना चाह रहे हैं वो वहाँ पे हेल्प करेंगे, और वो पैसा जो हॉस्पिटल के अखराजात के लिए खर्च हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तानी कौम को और सारी दुनिया के अंदर जो उमर शरीफ को चाहने वाले हैं, मुझ समेत सबको एक इत्मीनान बख्श इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से उमर शरीफ साहब पहुँचेंगे और उनका प्रोसीजर होगा। बहुत इत्मीनान की सी सूरत हाल है, और सबसे खूबसूरत आपने ये बात की कि बहुत चंद दिनों के बाद, 4 से 6 हफ्तों के बाद वो शायद इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब बात करेंगे तो फिर सब हंसेंगे। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि एक ज़बरदस्त किस्म की सिनेरियो पाकिस्तान और टर्किश प्रोडक्शन, ड्रामा प्रोडक्शन के अंदर हम देखने जा रहे हैं। वो है फातिहा अल कुद्स सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक नया ड्रामा बन रहा है। 150 एकड़ पर एक नया शहर इस्तांबुल के करीब बन रहा है, और ये तकरीबन जो ड्रामा होगा इसके 3 सीजन्स होंगे।
50-50 एक साथ होंगी, एक एपिसोड 55 मिनट्स की होगी। नेटफ्लिक्स समेत बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर चलेगा। 5 से ज़्यादा ज़बानों के अंदर ये ड्रामा बनने जा रहा है और सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि पाकिस्तानी अदाकार, प्रोड्यूसर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कब इसके ऑडिशंस होंगे, कौन इसके ऑडिशंस लेगा, पाकिस्तान में कौन कौन से फनकार इसमें सेलेक्ट होंगे, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा जो टर्किश और पाकिस्तानी प्रोडक्शन से बन रहा है, इसके ऊपर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा, लेकिन उससे बड़ा मामला पाकिस्तान की मईशत का है। वो मईशत का मामला यह है कि इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म का ऐलान किया और उसके फिर हम समारात अब देख रहे हैं। पाकिस्तान भर में इमारतें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, बेंगलूज बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है। वो मामला ये था कि आपके पास कोई भी पैसे आप आके कंस्ट्रक्शन के शोबे में लगाएं, जो इमरान खान साहब ने उसको सनत का दर्जा दे दिया था। वो चीज़ें बूम होने लगी, आगे बढ़ने लगी। उसमें कुछ चीज़ें रीएडजस्ट करने का मामला है। आबाद के चेयरमैन फयाज इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने नए मुतालबात किए हैं। अच्छा, ये आबाद वाले मुतालबात भी बहुत करते हैं, मुतालबे पे मुतालबा। बड़ी चीज़ उन्होंने मनवा ली थी, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया था, बड़ा पैकेज ले लिया था और अब खुशहाल हो रहे हैं, 2 के 10 बना रहे हैं, लेकिन फिर आ गए हैं मुतालबा लेकर। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम सलाम फैसल साहब। जनाब वाला, अब आपका मुतालबा है कि FBR आपसे टैक्स ले। आपसे मुराद है कि उन लोगों से टैक्स ले जो रिटर्न जमा कराना भूल गए या रह गया किसी भी वजह से। ये लॉजिक क्या है, जरा समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन यहाँ पे जैसे एक चीज मैं दोबारा आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा जी प्लीज, कि पिछले साल जिस वक्त जो है स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से फोकस है खास तौर पे इस स्कीम पे, जो कंस्ट्रक्शन स्कीम है, इसको बाकायदा जो है कई सालों का एक हमारा मुतालबा था कि कंस्ट्रक्शन को जो है जिससे मुंसलिक 70 से ज्यादा इंडस्ट्री है उसको भी इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, एज ए मदर इंडस्ट्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमें इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया और साथ साथ कुछ स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन भी दिए गए, और जिसमें हम समझते हैं कि ये उस वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिस वक्त हम कोविड के फेज से हम गुजर रहे थे। और उस फेज में जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल कंडीशंस जो थी वो बेहतर नहीं थी, इस तरह से पाकिस्तान भी सफर कर रहा था। और उस वक्त इस पूरी इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन को एक जो पैकेज दिया गया, उसका मकसद भी ये था कि इससे मुंसलिक 70 इंडस्ट्री भी जब चलेगी, लोगों का जो रोजगार है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सही बात। वो बढ़ेगा भी, और लोग अगर काम करते रहेंगे, अगर डेडलॉक लग गया तो ये इंडस्ट्री एक बार जब बंद हो जाती है या बैठ जाती है तो उसका दोबारा उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी सिलसिले में जो स्पेशल पैकेज जो हमें दिया गया, जिसमें फिक्स टैक्स रिजीम के तहत जो है पिछले साल वो खत्म हुआ, हमने एक मुतालबा किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसको उन्होंने मजीद एक्सटेंड भी किया 1 साल के लिए। उसी तरह से सेक्शन 111 जिसमें वो असासाजात जो कि अनडिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं, उसमें भी उन्होंने हमें जो है जून 31 तक की जो है इन्होंने हमें जो है एक्सटेंशन दी थी। हमारा उस सिलसिले में भी मुतालबा था कि इसको मजीद कंटिन्यू रहना चाहिए, जिसकी वजह ये कि ताकि जो वो लोग जो इस एमनेस्टी को कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसमें अप्रूवल्स के मसाइल रहे हैं पाकिस्तान में या कहीं पे किसी एक सूबे में, तो वो अप्रूवल्स ना होने की वजह से वो जो पैकेज है, खास तौर पर सिंध में अगर हम बात करें तो अप्रूवल अगर उसमें डिले था तो हमें उसमें उस तरह से लोग फायदा नहीं उठा सके, उसके बेनिफिट्स नहीं मिल सके। तो कहने का मकसद है कि अगर ये लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें इस बेनिफिट्स के साथ सिर्फ बिल्डर्स के अपने लिए बेहतरी नहीं है, गवर्नमेंट के अपने भी जो है रेवेन्यूज क्रिएट होगा, रेवेन्यू क्रिएट होगा, साथ साथ आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो है वो जनरेट होगी, मजीद बढ़ेंगी। तो इसी सिलसिले में पिछले साल जो हम कोविड वाले जो फेज से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे मेंबरान हैं या जनरली कि जिन्होंने अपने असासाजात जो है वो डिक्लेरेशन की इन्होंने, और उसकी पेमेंट्स में कुछ लैप्स हुआ, कोई जो रीजंस थी वो पेमेंट्स ना हो सकने की वजह से सुस्ती की या इग्नोर कर दिया। तो मैं नहीं, नाम सुस्ती कहेंगे फैसल साहब, ना इग्नोर करेंगे, इग्नोरेंस कहेंगे। मसला मेन था, देखो उस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी वो बड़ी मुश्किल दौर से हम गुजर रहे थे, और लोगों के लिए ये समझना मुश्किल था कि ये आगे किस तरह से ये आगे मजीद इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। तो उस वजह से वो पेमेंट्स वगैरह जो करनी थी वो लैप्स हो गई, तो जिसके लिए हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह से
और जिन्होंने जैसे पेमेंट्स कर दी जिन्होंने, लेकिन वो डिक्लेरेशन उनकी अगर रह गई थी, तो उनको आज ये मौका दिया जा रहा है कि 25 सितंबर तक उनको टाइम दिया गया है। तो हमारे साथ साथ ये मुतालबा कि वो लोग जिन्होंने जो है डिक्लेरेशन कर दी, अपनी सारी चीजें कर दी, लेकिन उसके बाद उनकी पेमेंट्स की नहीं हो सकी हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट्स दिया जाए, उनको भी इसमें भी उनको भी प्लस है सब। हाँ, ये तो मेरा ख्याल है प्लस आपका मुतालबा बहुत अच्छा है। इसमें पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा हुआ है 5,800 अरब रुपए का, उसमें मदद मिलेगी, टैक्स कलेक्शन में मदद मिलेगी, एक सुकून हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री में भी हो जाएगा, उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज इलियास साहब, बहुत बेहतर मुतालबा है। बहुत सारे मुतालबात वाकई बहुत जायज़ होते हैं और ऐसी फुल टॉस होती है कि हुकूमत फ़ौरन मान लेगी और हुकूमत इस मुतालबे को फ़ौरन मान लेगी। अर्तुगरुल गाजी के टक्कर का ड्रामा आ रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी, और इसमें ख़ास बात यह है कि पाकिस्तानी और टर्किश प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की मुश्तरका टीम काम करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फनकार भी होंगे। ये बहुत बड़ा मनसूबा है, 3 अरब रुपए का मंसूबा है। इस्तांबुल के करीब एक शहर आबाद किया जा रहा है, जहां पर 150 एकड़ रकबे के ऊपर ये शहर होगा, जहां पर ये पिक्चराइज होगा, ड्रामाटाइज होगा। अब इसके सिलसिले में जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अगले महीने कहा जा रहा है कि इसके लिए ऑडिशंस होंगे इस्तांबुल में भी और पाकिस्तान के शहर कराची और लाहौर में फनकार भी शामिल होंगे। अब ये सारा गेम जो इमरान खान साहब कहते थे, जब अर्तुगरुल गाजी आया तो इमरान खान साहब कहते थे कि हमें ऐसा ही ड्रामा चाहिए। अब ये ड्रामा बनने जा रहा है। ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें जो पाकिस्तानीज़ हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी पाकिस्तानी इसमें आई है, उनके रूह रवाह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अंसारी साहब, उनसे बात करते हैं। अरे भाई, आप डॉक्टर हैं, आपके पार्टनर भी डॉक्टर जुनेद, वो भी डॉक्टर हैं, बड़े नामवर शख्सियत के हामिल हैं। उनके वालिद साहब बहुत बड़े डॉक्टर भी थे, क्रिकेटर भी थे। लेकिन डॉक्टर्स का क्या काम, ड्रामा बनाना। खुशी तो हो रही है, ड्रामे का इंतजार भी है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कब तक हम देख पाएंगे ये ड्रामा, कब नाज़रीन देख पाएंगे? डॉक्टर जुनेद अली शाह जो हैं, हम दोनों तबीब हैं और उसके बावजूद ये शोबिज़ इंडस्ट्री में हमारा क्या ताल्लुक़, हमारा क्या लेना देना, तो उसका बड़ा आसान सा उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हम इंसान हैं और इंसान के बाद हम मुसलमान हैं और उसके बाद हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक्टर हैं, जो भी हैं, वो बात की बात है। हाँ। तो बहैसियत एक इंसान के मैं ये समझता हूँ, और यकीनन डॉक्टर सैयद जुनेद अली शाह साहब का भी यही ख्याल है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि इंसान को इंसान के करीब लाया जाए। पिछली चंद सालों में, पिछले 40-50 सालों के अरसे में अगर आप नोट करें तो इंसान इंसान से दूर चला गया है। मजहब की तफरीक है, रंग की तफरीक है, नस्ल की तफरीक है, जबान की तफरीक है, और ये खलीज बढ़ती बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब ये बताइए, खतरनाक खलीज जो है वो मजहब की खलीज, उससे ज्यादा खतरनाक है इस्लाम के बारे में। बहुत जबरदस्त आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बहुत सारे सवाल आपसे कर लीजिए। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, मतलब जब जहन में आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये कितनी सीरीज़ होंगी इस ड्रामे की, और कितनी अक़सात होंगी, और इसका ड्यूरेशन क्या होगा किसका, और कहाँ कहाँ ये देख पाया जाएगा, पाकिस्तान में कैसे चलेगा, और कितनी ज़बानों के अंदर होगा ये डॉक्टर साहब? जी, तो इसका सिलसिला कुछ यूँ है कि इस ड्रामे के फ़िलहाल हमने 3 सीज़न प्लान किए हैं इंशाल्लाह। पहला सीज़न और दूसरा और तीसरा सीज़न जो है 30 अक़सात पे मुश्तमिल होगा। अच्छा। और 50 से 55 मिनट की एक किस्त होगी जो नॉर्थ अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स पे भी देखी जाएगी, और फिर मुख्तलिफ दुनिया के टेलीविज़न स्टेशंस, जिसमें कि मिडल ईस्ट के स्टेशन हैं, एशिया के स्टेशन हैं, यूरोप के टेलीविज़न स्टेशन हैं, वहाँ पर बैक वक्त दिखाई जाएगी। और इसकी जो मालियत है उसका अंदाज़ा इस वक्त ज़रा मुश्किल है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये टेलीविजन इंडस्ट्री का सब महंगा तरीन ड्रामों में से एक ड्रामा होगा, बल्कि कहा जाए कि शोबिज़ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें कोई दो राय रखना ज़रा मुश्किल होगा। और इस पूरे ड्रामे के पीछे जो है जो इसकी फंडिंग है और जो पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, वो हमारे हरदिल अजीज़ डॉक्टर सैयद जुनेद अली शाह, जो पाकिस्तान के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और मोहम्मद अली शाह साहब के साहबजादे, उनके ये कॉन्सेप्ट और उनके साथ मिल करके हम ये काम कर रहे हैं, और उम्मीद है मुझे अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बरकत रखी है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप, लेकिन 2 डॉक्टर्स को इस तरह का ड्रामा बनाने की सूझी क्यों? ये आइडिया कहाँ से आया? कहीं इमरान खान से तो नहीं आया आइडिया? और फिर टर्किश
और पाकिस्तानी प्रोडक्शन मिलकर ये काम करेगी, तो इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आइडिया कहाँ से आया आपके पास? देखिए, पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री या शोबिज इंडस्ट्री है, उसके अंदर अब तक के पिछले 20-25 वर्षों में जो एक नया जन्म लिया है, जिसको मैं समझता हूं, उसके अंदर हम अपने घरेलू और माशरती मसाइल से बाहर निकल ही नहीं पाए। और उसके बाद दूसरा जो मसला पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का है, वो पड़ोसी मुल्क की तकलीद है। पड़ोसी मुल्क की तकलीद में हम अपना कल्चर भूल चुके हैं, अपनी रिवायात को भूल चुके हैं। कि वो जो कहा ना किसी शायर ने कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, और अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तो हमारी जो शोबिज इंडस्ट्री है वो पड़ोसी मुल्क की तकलीद के अंदर हमारी रिवायात को भूल चुकी है। इस्लाम, मजहब, दीन, कुरान, सुन्नत, ये तो भूल ही जाइए। अब हम तो उस हद तक आ चुके हैं कि लव ट्रायंगल से भी बाहर जा चुके हैं। अब हम नाउजुबिल्लाह उन रिश्तों के दरमियान जो है वो बेहुदा ताल्लुकात दिखा रहे हैं, जो मुकद्दस रिश्ते हैं, और उसको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर पूरी फैमिली को बैठाल के दिखाते हैं। ये एक अजीब सा दौर गुजरा है पिछले 20-30 सालों के दौरान, जो बाकायदा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और इस तरह के ड्रामे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी या फिर अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे, पाकिस्तानी प्रोडक्शन, अब हिदायतकार हमारे डायरेक्टर पीछे रह गए, हमारे डॉक्टर्स हर शोबे में आगे जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से बाहर है, खासतौर पर अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो पेश हैं। अब इंतजार रहेगा सलाहुद्दीन अय्यूबी कब आता है मार्केट में, लेकिन खबर बहुत बड़ी है और ये खबर बेचैन करेगी हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान इस टर्किश प्रोडक्शन डायरेक्शन के साथ मिलकर जब फनकार काम करेंगे तो अपग्रेड होंगे, क्वालिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोडक्शन वाइज, हर तरह से अपग्रेड होंगे और पाकिस्तान एक नए मैदान में चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोडक्शन का कारनामा होने जा रहा है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, ये जो महंगाई का सैलाब है जिसका असर आप पर, मुझ पर, सब पर पड़ रहा है, और मुसलसल चीज़ें महंगी हो रही हैं, मुसलसल महंगी हो रही हैं, और अब ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि ये बीच में जो आड़ती है, जो चीज़ 100 रुपए की लेता है और 400 की बेचता है और 200 रुपए खुद मार लेता है, या सब्जी वाला आड़ती मार लेता है, या चीनी वाला, या चावल वाला, या गंदम वाला, या किसान से बीच के अंदर जो है कोई आड़ती ले आता है। जैसा कि हम शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू सुनते रहते हैं और इमरान खान साहब की भी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कोई बीच में आड़ते नहीं होता। तो क्या होता है, क्या इमरान खान साहब कहते रहे हैं, क्या हमारे कान सुनते रहे हैं? ये महंगाई का सैलाब कौम को बहुत पीछे ले जा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि खुद जो वो कहते थे वो मैं आपको सुनवाता हूँ और इजाज़त देता हूँ प्रोग्राम से। आप सुनिए इमरान खान साहब क्या कहते थे जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते थे और डॉलर ऊपर जाता था और रुपीज़ की जो कीमत थी वो नीचे गिरती थी। तो इमरान खान साहब किस तरह चीखते चिल्लाते थे और कौम सोचती थी कि इमरान खान साहब आएंगे इक़्तिदार में तो फिर ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या कहते थे इमरान खान साहब, सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।